नमस्कार साथियों। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हमारे साथ फिर हमारे बंटी भैया जुड़े हैं जो एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे और किसानों के हित के लिए जो ये प्रयासरत हैं और उसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देंगे। और सबसे पहले मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगूंगा क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा क्या कंटेंट भी तैयार नहीं था और बंटी भैया को भी थोड़ी सी फुर्सत नहीं थी, तो इस वजह से ये वीडियो लेट हुआ है। बाकी आगे प्रयास करेंगे कि इसी कड़ी में आगे नए नए वीडियो समय समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। तो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बंटी भैया, वर्तमान में जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो मोदी सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जो उनका टारगेट था 2020 तक का, जहाँ तक मैं सही हूँ, उनका वादा था कि 2020 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो वर्तमान परिस्थिति में तो ये देखने को नहीं मिल रहा है कि किसानों की आय दुगनी हुई है। तो देखो ऐसा है इसमें कि जो सरकार एमएसपी दे रही है, जो 23 फसलों पे वर्तमान में अभी एमएसपी दे रही है सरकार, तो उसका मैटर भी ऐसा है कि वो कोई एक्ट के आधार पे नहीं दे रही है। मतलब वो सरकार जब तक दे रही है तब तक ठीक है। तो 23 फसलों को आज सरकार एमएसपी के दायरे में ला रही है और एमएसपी दे रही है, पर वो कोई एक्ट के आधार पे नहीं दे रही है। और जब ये 3 कानून लाई थी सरकार, कृषि कानून, और इसमें किसानों और जो किसान के नेता हैं उन्होंने भी मतलब ये मुद्दा उठाया था कि एमएसपी को एक्ट के रूप में आप मतलब बनाइए। तो एक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये चीज़ बता देता हूँ कि एक्ट बनने के बाद में ये कानून बन जाता है। तो फिर मान लो सरकार अगर कोई सी भी पार्टी की आती है तो इसको मतलब उसको प्रॉपर रूप से चलाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में ये है भी नहीं, और उस टाइम पे जो मुद्दा उठा था तो ये भी चीज़ें नहीं हुई और कानून सरकार ने वापस ले लिए थे। और फिर किसानों ने उस टाइम पे भी मांग करी थी कि यार एमएसपी, फसलों की एमएसपी कर देनी चाहिए। और पिछले वीडियो में मुकेश भाई ने भी मेरे से सवाल करा था, उस टाइम पे भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देना उचित नहीं समझा था, लेकिन आज फिर इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है तो अब मेरे को इसका उत्तर देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। और इसका उत्तर ये है कि मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग थोड़े से नाराज़ भी होगे, क्योंकि रियलिटी जो है वही रियलिटी है। तो इसमें ऐसा है भाई कि देख, एमएसपी जो सरकार है, सरकार के ऊपर भी कुछ है, कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे WTO है। तो ये क्या है कि आप लोग सरकार से प्रोटेस्ट करके इस चीज़ का मांग कर रहे थे कि एमएसपी होना चाहिए, हम लोगों को, हम माइनस में जा रहे हैं, हम ऐसा जा रहे हैं। लेकिन सरकार की भी उस टाइम पे कुछ मजबूरी थी, क्योंकि जो WTO जो है, जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है सब देशों का, वो WTO के नियम और शर्तों के आधार पर होता है। और अगर सरकार किसानों को एमएसपी प्रॉपर रूप से एक्ट के आधार पे भी अगर कर देती है तो उससे क्या होता है कि WTO की जो शर्तें और जो नियम है उससे भारत बाहर हो जाएगा। तो इस चीज़ का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन और मतलब कोई फ़ायदा किसी को होना नहीं है, क्योंकि सरकार इतना माल अगर खरीदेगी एमएसपी पे तो उसको क्या करेगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये चीज़ तो संभव है नहीं, तो ये तो ठीक है। उसके बाद आपका सवाल है कि नीति, तो देखो अभी नितिन गडकरी जी ने टोयोटा की गाड़ी, जो टोयोटा वाले ने किर्लोस्कर के साथ में मिलकर जो अभी एक इंजन बनाया जो इथेनॉल से चलने वाला इंजन है, और उसमें उन्होंने भी बोला कि इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो वास्तव में दोगुनी क्या, कई ज़्यादा गुना इससे बढ़ भी सकती है आय। लेकिन मेरे को सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किसान के फेवर में नहीं लग रही है इसमें भी। उसका कारण क्या है भाई कि देखो, उन्होंने कहा कि इससे इथेनॉल से किसानों की आय बढ़ जाएगी, तो वास्तव में बढ़ सकती है, क्योंकि मैटर ये है कि जब आज क्रूड ऑयल इंडिया में, जितना क्रूड ऑयल विदेशों से इंडिया में आ रहा है, वो जो इंडिया का जो पैसा है, जो रुपया है, जो फॉरेन करेंसी, ये सब विदेशों में जा रही है। तो ये जो पैसा है ये किसान को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इथेनॉल से गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब क्रूड ऑयल ख़त्म ही हो जाएगा विदेशों से खरीदना। तो जो पैसा मतलब क्रूड ऑयल में जा रहा है वो किसानों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वास्तव में किसानों की आय बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार की जो नीति है, मेरे को नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कर सकेगी, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने बोला किसानों की आय, लेकिन उन्होंने क्या करा इसमें कि 3 कैटेगरी में इसको बांट दिया। फर्स्ट कैटेगरी जैसे कि उसमें अपना जो भी गेहूँ, चना, जो भी चीज़ें हैं, ये जो प्रोडक्ट अपन कृषि से प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें अपन उगा रहे हैं, ये चीज़ें,
तो इससे तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आ गए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो फसल लेने के बाद जो भूसा बचा है उससे इथेनॉल बनाने की सेकंड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी समुद्री शैवाल से, तो वो तो ठीक है, बात की बात है। तो अगर सरकार इथेनॉल बनाने की परमिशन अगर किसी को देगी तो वो फर्स्ट कैटेगरी में जैसे गेहूं, चना, मक्का वगैरह जो भी चीज़ें खाद्य प्रोडक्ट है, इनको तो सरकार अप्रूवल देगी नहीं किसी को भी कि इससे आप इथेनॉल बनाओ। क्योंकि अगर इस चीज़ से इथेनॉल बनना स्टार्ट हो गया तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी इन चीज़ों की, और सरकार आम आदमी के फेवर में, किसान के फेवर में लग नहीं रही मेरे को। तो इस चीज़ का भी कोई मतलब फ़ायदा किसानों को, जो सरकार की नीति है वो तो मेरे को नहीं लग रही कि किसान के आए वो जो बोल रहे हैं और जिस तरह से उनकी नीति है और जिस तरह से वो इस पे काम कर रहे हैं, उससे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ किसानों को एक तरह से लॉलीपॉप जैसी चीज़ें है, बाकी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश मतलब प्राइमरी सेक्टर का उपयोग करके आज डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। जैसे अभी वर्तमान में सरकार सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस चल रहा है। जैसे कि पहली चीज़ तो ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये समझा देता हूँ, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये क्या होता है। ये चीज़ें ये होती है कि प्राइमरी सेक्टर में जो हम लोग खेती करते हैं, जो छोटे मोटे जो मत्स्य पालन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इससे जो चीज़ें उत्पादन होती है, ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती है। उसके बाद जो फैक्ट्री वाली जो चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल, वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। उसके बाद जो सर्विस वाली चीज़ें आती है वो टर्शरी सेक्टर में आती है। तो इंडिया की टर्शरी सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी है, क्योंकि विदेशों में बहुत सारे लोग टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं। टर्शरी सेक्टर तो इंडिया का बहुत अच्छा है वर्तमान में। तो बाकी दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में सरकार बहुत ज़्यादा मतलब इसको बढ़ावा दे रही है, और इसको PLI स्कीम वगैरह बहुत सारी कंपनियों को इंडिया में बुलाकर वो भी अच्छा हो रहा है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस नहीं है, और प्राइमरी सेक्टर को कुछ भी मतलब अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है सरकार का। इसी कारण किसानों की जो स्थिति है वो मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। अगर सरकार प्राइमरी सेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करे तो अच्छा, जो आम आदमी है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनका थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बेस अच्छा हो जाएगा। देखो ऐसी चीज़ें है कि जो सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ें जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, वो बहुत सारा रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ही अवेलेबल होता है। क्योंकि जैसे कि आलू की चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, तो रॉ मटेरियल आलू का किसान ही बना के देगा ना उसको। तो ये कहने का मतलब बहुत सारे ऐसा सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री है जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। तो कहने का मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर का अगर कुछ होता है मतलब तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रोथ करेगी। और दूसरी चीज़ मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में सरकार CA एग्रीमेंट करने के लिए जो चीज़ें मतलब कर रही है, तो उससे क्या है कि मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एग्रीमेंट होएगा उससे थोड़ा सा किसानों को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब डेयरी प्रोडक्ट है, वो उसकी क्वालिटी जो यूरोप के मुकाबले बेटर है, और इंडिया के मुकाबले बहुत अच्छी है उसकी क्वालिटी। तो उनका जो प्रोडक्ट अगर CA एग्रीमेंट अगर होता है तो टैक्स फ्री हो जाएगा, व्यापार दोनों देशों के साथ में मतलब बहुत कम टैक्स हो जाएगा। तो उससे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, किसानों को थोड़ा लॉस जाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है उसकी, और वो इंडिया में सस्ता अवेलेबल करा देंगे। तो उससे भी किसानों को कुछ हद तक मतलब नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की जो किसान की नीति है, तो वो नीति तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि यार किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है।